नमस्कार साथियों। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान में जल संरक्षण की विधियां, कि किस तरह से हम जो है वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जल का संग्रहण और संरक्षण कर सकते हैं। और उसके लिए राजस्थान में कौन कौन सी तकनीकें जो कि संचालित की जा रही है या प्रचलित है। तो जब हम राजस्थान में जल संरक्षण की विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें पूरे पृथ्वी पर जल के वितरण को समझना जरूरी है। और जल के वितरण के साथ साथ जो भी राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर जल संसाधन या जल संरक्षण को लेकर जो भी रिपोर्ट जारी की जाती है उनके आंकड़ों को समझना जरूरी है। और उसके बाद राजस्थान में जल संरक्षण के लिए कौन सी तकनीकें अपनाई जाती है उसको समझना जरूरी है। और उसके बाद एक एक तकनीक के बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम राजस्थान में जल संरक्षण की विधियों के अंतर्गत पृथ्वी पर जल के वितरण, राजस्थान और भारत में जल के वितरण को बात करेंगे। उसके बाद वर्तमान में किस तरह से राजस्थान में जल की स्थिति यानी जल संसाधनों की स्थिति है, और उसके बाद हम जल संरक्षण की विधियों के बारे में अध्ययन करें। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान में जल संरक्षण की। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो यह जो हमारी पूरी पृथ्वी है, तो जो पूरी पृथ्वी जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इस पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वह 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें से यदि हम जल और थल के वितरण की बात करें तो पृथ्वी को जो है दो मंडल में विभाजित किया गया। एक है स्थल मंडल और एक है जल मंडल। यानी कि यह जो पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया। जो महाद्वीप है, जो स्थल भाग है, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। जो महासागर है, सागर है, खाड़ियां, जो जल राशि क्षेत्र है, उसे हम जल मंडल कहते हैं। और पूरी पृथ्वी का जो स्थल मंडल और जल मंडल का जो प्रतिशत है वह अलग अलग है। पूरी पृथ्वी पर स्थल मंडल कितना है, 29.2%, यानी कि लगभग 30% जो है क्या है, वह स्थल मंडल है। और शेष जो है वह 70.8% जल मंडल, यानी कि पृथ्वी पर जल राशि ज्यादा है और स्थल मंडल यानी कि स्थल भाग कम है। स्थल भाग लगभग 30% है, जबकि यह लगभग 70% के आसपास है। पॉइंट क्लियर। अब हमारी जो पूरी पृथ्वी है इसको दो भागों में बांटा गया है। यह है भूमध्य रेखा, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा जो है पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर का भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण का भाग कहलाता है
दक्षिणी गोलार्ध। अब जो उत्तरी गोलार्ध है, इसमें यदि हम बात करें स्थल मंडल और जल मंडल की, दक्षिणी गोलार्ध में भी यदि हम बात करें पूरी पृथ्वी पर, तो हमने यह कर दिया कि जो पूरी पृथ्वी है उसका 29.2% स्थल भाग है और 70.8% जो है वह जल भाग है। लेकिन यदि हम इसको नॉर्थ हेमीस्फीयर और साउथ हेमीस्फीयर के रूप में देखें, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में देखें, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है 60% आपको क्या मिलेगा, स्थल मंडल, और 40% जो है आपको क्या मिलेगा, जल मंडल। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो 19% स्थल मंडल है और 81% जो है वह जल मंडल है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो हमारे पृथ्वी पर जल है वह क्या स्वच्छ जल है, ताजा जल है, तो इसके बारे में भी हमको समझना है कि पूरी पृथ्वी की यदि हम बात करें तो पूरी पृथ्वी के जल मंडल को हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग कहलाता है महासागरीय जल और एक भाग कहलाता है ताजा जल। तो उसके बारे में भी बात करते हैं। महासागरीय जल और ताजा जल। अब समझना यहां से, महासागरीय जल जो है वह कैसा होता है, खारा, यानी कि पीने योग्य नहीं है। तो महासागरीय जल लगभग कितना है, पूरे पृथ्वी पर जो जल मंडल है उसका 97.39% पानी पीने योग्य नहीं है, महासागरीय जल है, खारा जल है। जबकि ताजा जल जो है वह मात्र कितना है, 2.75% है। और ताजा जल जो है यहां पृथ्वी पर 3 रूप में मिलता है। कितने रूप में मिलेगा, 3 रूप में आपको मिलेगा। एक ग्लेशियर के रूप में जिन्हें हम हिमनद कहते हैं, दूसरा भूजल के रूप में, और तीसरा सतही जल के रूप में मिलेगा। तो इस तरह से पूरी पृथ्वी पर जो है जल का वितरण है कि पूरी पृथ्वी का लगभग 29.2% जो है वह स्थल मंडल है, 70.8% जल मंडल है, जिसमें से उत्तरी गोलार्ध में 60% स्थल मंडल है, 40% जल मंडल है। दक्षिणी गोलार्ध में 19% स्थल मंडल है और 81% जल मंडल। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों का विस्तार ज्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का विस्तार ज्यादा है। अब जो पूरी पृथ्वी का जल भाग है जिसे हम जल मंडल के रूप में जानते हैं, यह पूरा पृथ्वी पर जल मंडल है। इस जल मंडल में 97% जो है वह महासागरीय जल है, यानी कि पीने योग्य नहीं है। जबकि ताजा जल जो है वह मात्र जो पीने के काम आ रहा है वह मात्र कितना है, 2.7, जिसमें से ग्लेशियर के रूप में मिलता है
जो पिघलने के बाद नदियों का रूप लेती है, कुछ भूजल के रूप में मिलता है तो कुछ सतही जल के रूप में मिलता है। यहां तक तो क्लियर। अब बात करते हैं कि राजस्थान में जब पूरे विश्व में ताजा जल केवल इतना है, तो भारत और राजस्थान के संदर्भ में बात करें कि राजस्थान में जल के वितरण की क्या स्थिति है, जल की क्या स्थिति है। तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान में। अब राजस्थान में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। यानी कि जो पूरे भारत है, पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना आता है? 10.41% क्षेत्रफल आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात करते हैं, राजस्थान में या राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.67% है। यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान में लगभग 5.67% निवास करता है। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो वर्तमान में राजस्थान का भारत में 7वां स्थान है। क्लियर। लेकिन जब हम जल राशि की दृष्टि से बात करें, जल संसाधन की दृष्टि से बात करें, राजस्थान में जल भारत की कुल जल राशि का लगभग 1% है। अब देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जनसंख्या में 7वां सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन जब हम जल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान में पूरे भारत का मात्र कितना है? 1% जल है। यह ध्यान रखना। जल राशि कितनी है? मात्र 1% जल राशि किस राज्य में है? राजस्थान में। पर अब जो राजस्थान में जल राशि है वह 2 प्रकार से है। राजस्थान में जल का वितरण दो प्रकार से। जो 1% जल राशि है
वह राजस्थान में दो प्रकार से डिवाइड है। एक तो है भूजल के रूप में और एक है सतही जल। कौन कौन सी है? ए भूजल और बी सतही जल। अब राजस्थान में जो है पूरे भारत की 1% जल राशि जो दो रूप में मिलती है, भूजल के रूप में और सतही जल। तो अब भूजल के रूप में जो है राजस्थान में जल राशि है वह है 1.72% या 1.70 भी लिखा हुआ मिलता है। सतही जल है वह है 1.16%। यानी कि राजस्थान में जो है भूमिगत जल ज्यादा है, सतही जल कम है। अब भूमिगत जल का मतलब है कि वह जल जो धरातल के भीतर है, जिसको हम कुएं, नलकूप या अन्य किसी संसाधनों से प्राप्त करते हैं। जबकि सतही जल में तालाब है, झीलें हैं, नदियां हैं, जो सतह पर जो जल संसाधन है जिनसे हम प्राप्त करते हैं वह सतही जल है। तो राजस्थान में भूजल जो है वह ज्यादा है, सतही जल क्या है? कम है। और इसीलिए हमें जितने भी प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह विशेष रूप से भूजल संसाधनों से पूछे जाते हैं कि राजस्थान में भूजल संसाधनों का आकलन कौन करता है, कब या कितने वर्षों में किया जाता है, और वर्तमान में राजस्थान में भूजल संसाधनों की क्या स्थिति है, और उसी के आधार पर हम जल संरक्षण की भी बात करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान में भूजल संसाधनों के आकलन की कि किस तरह से राजस्थान में भूजल संसाधनों का आकलन किया जाता है। तो समझना यहां से, यदि हम बात करें भूजल संसाधनों का आकलन एक सतत प्रक्रिया है। यह ध्यान रखना, भूजल संसाधनों का आकलन करना यह एक सतत प्रक्रिया है जो प्रत्येक 3 वर्ष बाद की जो प्रत्येक 3 वर्ष बाद की जाती है। पहले 20 में हुई, फिर वापस 20, 21 और 22 में की। तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद राजस्थान या भारत के भूजल संसाधनों का क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। अब राजस्थान के भूजल संसाधनों का आकलन भारत सरकार की ग्राउंड वाटर एस्टिमेटेड कमेटी के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है। यानी कि जो राजस्थान में भूजल संसाधन है, इनका आकलन किस पर किया जाता है? तो देखिए, राजस्थान में भूजल संसाधनों का आकलन भारत सरकार की ग्राउंड वाटर
एस्टिमेटेड या एस्टिमेशन एस्टिमेशन कमेटी के दिशा निर्देश 2015 के अनुसार कि किया यहां ध्यान रखना कि राजस्थान के भूजल संसाधन जितने भी है उनका आकलन किस आधार पर किया जाता है, तो उसके लिए भारत सरकार की एक कमेटी बनी हुई है जिसे कहा जाता है ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन कमेटी, और उसके दिशा निर्देश जो 2015 में जारी किए गए थे उन दिशा निर्देशों के अनुसार ही आकलन किया जाता है। और अभी हाल ही में वर्ष 2022 में इसकी यानी कि भूजल संसाधन आकलन की नई रिपोर्ट जो है वह प्रकाशित की गई है। 28 सितंबर 2022 को भू जल संसाधनों के आकलन की नवीन रिपोर्ट प्रकाशित कौन सी वर्ष 2022 की नवीनतम जो है रिपोर्ट प्रकाशित की है। अब इसके अनुसार राजस्थान में भूजल की स्थिति क्या है, तो अब देखिए इसमें राजस्थान के कुल 32 ब्लॉकों का आकलन किया गया, 302 नवीन भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान के 302 ब्लॉक का आकलन किया गया। यह ध्यान रखना कि जो नवीनतम जो रिपोर्ट आई है 2022 की, इसमें राजस्थान के 302 ब्लॉक, कुल 302 ब्लॉक का क्या किया गया है, आकलन किया गया। और इन 302 में 7 शहरी ब्लॉक भी क्या है, शामिल है। यह भी क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान के 302 ब्लॉक में 7 शहरी ब्लॉक भी शामिल है।
यानी कि इसमें 7 शहरी ब्लॉक भी है। 200 देखिए, जब हम 2020 की रिपोर्ट का आकलन करते हैं तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 295 जो है ब्लॉक थे, जिनमें शहरी ब्लॉक शामिल नहीं थे, लेकिन अब इसमें 7 शहरी ब्लॉक भी शामिल है, तो टोटल कितने हो गए? 302। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि नवीनतम भू जल संसाधन रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान के कितने ब्लॉक का आकलन किया गया? तो 302। पॉइंट क्लियर। अब इसमें से ग्रामीण और शहरी कितने हैं? तो 295 ग्रामीण है और 7 क्या है? शहरी है। यह भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इन ब्लॉकों के आधार पर क्या प्रश्न बनते हैं। तो जो 302 ब्लॉकों का आकलन किया गया, उसमें से सुरक्षित ब्लॉक यानी कि जहां पर भू जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में, उनकी संख्या कितनी है? 38। यानी आपको यह पता होना चाहिए कि सुरक्षित जो है, सुरक्षित यहां कितने हैं? 38 है। अर्ध विषम कितने हैं? 20 है। विषम कितने हैं? 22 है। और अति दोहित कितने हैं? 219 है। और लवणीय कितने हैं? 3 है। एक तो यहां आपको क्लियर होना चाहिए कि इस रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित ब्लॉक 38, अर्ध विषम 20, विषम 22 और अति दोहित, यानी अति दोहित यानी कि जहां पर भू जल संसाधन का बहुत ज्यादा दोहन कर लिया गया है या भू जल संसाधन का अति दोहन हुआ है, ऐसे ब्लॉक सबसे ज्यादा है। अब यदि हम 2020 और 2022 की तुलना करें तो सुरक्षित 37 थे, अब कितने हो गए? 38। तो कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्ध विषम 29 से अब कितने हो गए? 20। इसका मतलब कमी हुई है। विषम पहले 23 थे, अब 22 हैं, तो ज्यादा कमी नहीं हुई। लेकिन बात करें अति दोहित की, यहां ध्यान रखना, अति दोहित में पहले 203 थे, अब कितने हैं? 219 है। इसीलिए एक तो ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए कि इसमें तो क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और एक आपको यह पता होना चाहिए सुरक्षित में कितनी वृद्धि हुई है। तो इन पर विशेष रूप से और आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि भू जल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ब्लॉक किस श्रेणी में आते हैं? सुरक्षित, अर्धविषम, विषम या अति दोहित? तो सबसे ज्यादा किस में आते हैं? अति दोहित। या फिर 2020 की तुलना के संदर्भ में पूछा जाएगा कि सर्वाधिक वृद्धि किस में दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक वृद्धि तो अति दोहित में हुई है। और सर्वाधिक कमी किस में दर्ज की गई है? तो अर्धविषम में। सर्वाधिक कमी पूछा जाएगा तो किसमें? अर्धविषम में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। पहले 29 थे, अब कितने हो गए हैं? 20। तो ये ध्यान रखना, अति दोहित और अर्धविषम, इन दोनों को लेके प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। और ये सब जो है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो कि एक ऑथेंटिक डाटा है। और उसी के आधार पर हमें ये ज्योग्राफी में भी पूछे जा सकते हैं और कृषि और संबंध क्षेत्र इकोनॉमिक्स में भी पूछे जाते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि और संबंध क्षेत्र है, उसके अंतर्गत भी जो है भूजल की स्थिति के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। तो यह करंट का भी प्रश्न बन सकता है और साथ ही साथ जो है, क्योंकि यह नवीनतम रिपोर्ट है, इसीलिए इसके प्रश्न पूछे जाने की संभावना। तो अब आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि राजस्थान में जो है भूजल संसाधन की क्या स्थिति है, क्योंकि राजस्थान में भूजल सतही जल से क्या है? ज्यादा है। और इसीलिए भूजल संसाधनों की आकलन रिपोर्ट के आधार पर हमें ब्लॉक्स पूछे जा सकते हैं और किसमें कितने ब्लॉक हैं यह भी पता होना चाहिए। विशेष रूप से सुरक्षित, अति दोहित, अर्धविषम और विषम। लवणीय ब्लॉक 3 है, तो पहले भी 3 थे और वर्तमान में भी 3 है। क्लियर हो गया? अब इससे यह क्लियर होता है कि राजस्थान में अति दोहित जो है ब्लॉक ज्यादा है, या राजस्थान में जो है जल संसाधनों की क्या है? कमी है। और इसका सबसे बड़ा कारण है वह है वर्षा की अनियमितता, अनिश्चितता, अकाल और सूखे की स्थिति।
जिसके कारण यहाँ पे जल संसाधनों की कमी है। साथ ही इसका एक और बड़ा कारण है, वह है कि राजस्थान का आधे से अधिक क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यही कारण है कि राजस्थान में जल संरक्षण एक महती आवश्यकता बना हुआ है। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान में जल संरक्षण, क्योंकि हमारे सिलेबस का जो टॉपिक है वह है राजस्थान में जल संरक्षण की विधियां। और जल संरक्षण की विधियों को पढ़ने से पहले हमें जल की स्थिति के बारे में एकदम क्लियर हो जाए तो हम जल संरक्षण को पढ़ना और उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा कि किस में हमें है या किस सेक्टर में हमें जल संरक्षण की आवश्यकता है। और फिर यहीं से पता चलता है कि कौन सी योजना हमसे पूछी जाएगी। जो भी भूजल से संबंधित योजना होगी उसको लेके प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा होगी। जैसे अपन 2021 के आरएस के पेपर की बात करें तो अटल भूजल योजना को पूछा गया था। तो ये ध्यान रखना, भूजल के संबंध में योजनाएं पूछी जाएगी और हम जब तकनीक की बात करेंगे तो साथ में यह भी बात करेंगे कि इसके संबंध में कौन सा संस्था, कौन सा व्यक्तित्व, कौन सी योजना कार्य कर रही है या उनके द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। चला आगे। तो अब बात करते हैं राजस्थान में जल संरक्षण की। अब देखिए, राजस्थान में जल संरक्षण को पढ़ने से पहले हमें जल संरक्षण का अर्थ पता होना चाहिए। जल संरक्षण का अर्थ पता होना चाहिए। कि जल संरक्षण किसे कहते हैं। तो जल संरक्षण अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, एक पद्धति है, एक टेक्निक है जिसमें हम जल का अनुकूलतम उपयोग कर सकें और आने वाली पीढ़ी यानी कि भविष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से योजनाबद्ध और संभावित तरीकों से जल का हम बचाव या संरक्षण कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जल संरक्षण कहते हैं। जल संरक्षण क्या है? तो देखिए, वह पद्धति जिससे जल का अनुकूलतम उपयोग कर भविष्य के लिए योजनाबद्ध संभावित तरीकों से जल को बचाना, जल संरक्षण कहलाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जल संरक्षण किसे कहेंगे? कि जल संरक्षण का मतलब है कि ऐसी कोई भी पद्धति जिसके द्वारा हम जल का अनुकूलतम उपयोग कर सकते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, साथ ही भविष्य के लिए भी हम जो है जल को बचा सकें, ऐसा करना ही क्या कहलाता है? जल संरक्षण
कहलाता है। अब बात आता है कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जल संरक्षण की विधियों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। राजस्थान में जल संरक्षण की विधि या तकनीक को दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी है? देखिए, एक तो है परंपरागत जल संरक्षण की विधियां और दूसरा है आधुनिक जल संरक्षण की विधियां। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में जल संरक्षण की दो विधियां हैं, एक परंपरागत जल संरक्षण की विधियां और दूसरी है आधुनिक जल संरक्षण की विधियां। अब बात करते हैं परंपरागत जल संरक्षण की विधियां क्या है और इसमें किस किस को शामिल किया जाता है, और आधुनिक जल संरक्षण की विधियां कौन सी है और इसमें किस किस को शामिल करते हैं। अब समझना, सबसे पहले बात करते हैं परंपरागत जल संरक्षण की विधियां। राजस्थान में जल संरक्षण की विधियां। सबसे पहले ए, परंपरागत जल संरक्षण की विधियां। कि परंपरागत जल संरक्षण की विधियां सबसे पहले तो क्या होती है ये पता होना चाहिए, फिर परंपरागत जल संरक्षण की विधियां कौन कौन सी है। तो देखिए, जल संरक्षण की वह विधि जिसका प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है, जो कि परंपरा से चली आ रही है और इसमें किसी प्रकार की नवीन तकनीकी को शामिल नहीं किया जाता है, जिसमें जल संरक्षण हेतु किसी नई टेक्नोलॉजी को शामिल नहीं किया जाता। जिस तरीके से हम पहले जल का संरक्षण करते थे उसी प्रकार से आज भी हम जल का संरक्षण करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? परंपरागत जल संरक्षण की विधियां कहेंगे। यानी कि जल संरक्षण की वह विधि जल संरक्षण की वह विधि जिनका
प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है, यानी कि जिनका हम प्राचीन काल से उपयोग कर रहे हैं और जिसमें जल संरक्षण हेतु किसी प्रकार की नवीन तकनीक को शामिल नहीं किया जाता है। परंपरागत जल संरक्षण की विधि तो क्लियर हो चुका होगा कि परंपरागत जल संरक्षण की विधि किसे कहते हैं, कि वह विधि जो प्राचीन काल से चली आ रही है, यानी कि परंपरागत रूप से हम जल का संरक्षण कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार की नई तकनीक को शामिल नहीं करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहते हैं। अब बात आती है राजस्थान में। तो देखिए, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि को राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। यह भी ध्यान रखना कि राजस्थान में जल संरक्षण की विधि को भी दो भागों में विभाजित किया गया, एक परंपरागत है, दूसरी आधुनिक है। तो उसी प्रकार परंपरागत जल संरक्षण की विधियों को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? एक तो है वर्षा जल आधारित, ए वर्षा जल आधारित और दूसरी है भूजल आधारित। अब वर्षा जल आधारित और भूजल आधारित में अंतर क्या है? वर्षा जल आधारित का मतलब होता है ऐसी विधि जिसके द्वारा वर्षा के जल का संरक्षण किया जाता है। वर्षा जल संरक्षण के लिए जो विधि अपनाते हैं उसे हम वर्षा जल आधारित परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहते हैं। और जिसमें भूमिगत जल को यदि या भूमि के जल को संरक्षित करते हैं तो उसे हम भूजल आधारित परंपरागत जल संरक्षण की विधियां कहते हैं। अब देखिए वर्षा जल संरक्षण में कौन कौन सी आती है। तो वर्षा जल संरक्षण में बात करें तो एक तो है आगोर, आगोर है,
मदार हैं, टांका है, नाडी है, टोबा है, जोहड़ है, खड़ीन है, नेष्टा है। ये सब जो है किसके अंतर्गत आती है? वर्षा जल आधारित, यानी कि जिसमें वर्षा जल का संरक्षण होता है। इसमें एक और है झालरा। तो यहां राजस्थान में वर्षा जल आधारित परंपरागत जल संरक्षण की विधियां। और यदि हम भूजल की बात करें तो इसमें जो आते हैं भूजल के अंतर्गत, एक तो है तालाब, बावड़ी, झील और कुएं, जिसे हम बेरी के नाम से भी जानते हैं। तो यहां राजस्थान में भूजल आधारित परंपरागत जल संरक्षण की विधि, जिसमें भूमि के जल का संरक्षण होता है और इनमें वर्षा के जल का संरक्षण होता है। तो इस तरह से राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियों को दो भागों में विभाजित किया गया। तो क्लियर हो चुका होगा कि राजस्थान में जल संरक्षण की दो विधियां हैं, जिसमें पहली है परंपरागत जल संरक्षण की विधियां। एक तो यहां से प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि कौन सी परंपरागत है या कौन सी परंपरागत नहीं है। तो ये सभी जो है यहां सभी परंपरागत में आती है। अब उसमें भी पूछ लें कि वर्षा जल आधारित कौन सी है और भूजल आधारित कौन सी है, तो उसमें यहां सभी वर्षा जल आधारित है और यहां भूजल आधारित है। क्लियर। अब इसके बाद जो दूसरी है जिसे हम कहते हैं आधुनिक जल संरक्षण की विधियां, तो बात करते हैं आधुनिक जल संरक्षण की विधियों की। राजस्थान में जल संरक्षण की विधियां, इसमें हम बात कर रहे हैं अब बी, आधुनिक जल संरक्षण की अब आधुनिक जल संरक्षण की विधियां किसे कहेंगे? कि वे विधियां जो प्राचीन काल से उपयोग में नहीं ला रहे, यानी कि जिनका विकास मानव ने बाद में किया और मानव के द्वारा नवीन और आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर जल का संग्रहित करता है और उसको प्रयोग में लाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आधुनिक जल संरक्षण की विधियां। तो पहले तो आधुनिक जल संरक्षण की विधियां क्या है? जल संरक्षण की वह विधि जो प्राचीन काल से उपयोग में नहीं लाई जा रही। पहला तो ये होना चाहिए कि जो प्राचीन काल से उपयोग में नहीं लाई जा रही।
और जिसमें मानव द्वारा नवीन एवं आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर, नवीन एवं आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर जल को संग्रहित एवं संरक्षित करता है। आधुनिक जल संरक्षण की विधि कहलाती है। यानी कि वह विधि जो प्राचीन काल से नहीं चली आ रही है, जिसका विकास मानव ने बाद में किया और जिसमें मानव के द्वारा नवीन और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके जल को संग्रहित और संरक्षित करता है, उसे हम आधुनिक जल संरक्षण की विधियां कहते हैं। अब आता है कि राजस्थान में आधुनिक जल संरक्षण की विधियां कौन सी है। तो देखिए, राजस्थान में आधुनिक जल संरक्षण की राजस्थान में आधुनिक जल संरक्षण की विधियां कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो विधि है वह है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जिसे हम कहते हैं वर्षा जल संग्रहण। दूसरी है शुष्क कृषि पद्धति। मुख्य रूप से तो दो है, लेकिन तीसरा वर्तमान में है बांध, कि नदियों के जल को बांध बनाकर या वर्षा जल को जो है बांध बनाकर या वर्षा के अतिरिक्त जल को बांध बनाकर रोका जाता है और उसके बाद उस जल का उपयोग सिंचाई के रूप में, पेयजल के रूप में या जल संरक्षण के रूप में किया जाता है। और इसीलिए राजस्थान में जो है यहाँ 3 प्रकार की प्रमुख विधियां हैं जो आधुनिक जल संरक्षण की विधियां कहलाती है। क्लियर हो गया। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बता देता हूं कि आप कहेंगे सर बांध तो जो है हम ऊर्जा संसाधन के रूप में या सिंचाई परियोजनाओं में पढ़ते हैं, लेकिन बांध सिंचाई परियोजनाओं के अलावा यहां जल संरक्षण की आधुनिक विधि भी है। जैसे आपने करंट अफेयर्स को पढ़ा होगा, सुना होगा कि राजस्थान के धौलपुर जिले में चंबल नदी पर एक परियोजना बनाई जा रही है जिसे काली तीर परियोजना के नाम से हम लोग जानते हैं। अब जो ये काली तीर परियोजना है, ये क्या है कि वर्षा के दिनों में यानी कि वर्षा काल में जब चंबल नदी में पानी की आवक ज्यादा होती है तो अतिरिक्त पानी को काली तीर परियोजना के माध्यम से रोका जाएगा और उस जल को जो है पार्वती बांध है धौलपुर में, राम सागर जो बांध है, उन बांध में पहुंचाया जाएगा ताकि जल का संरक्षण भी होगा, साथ ही उस जल का उपयोग पेयजल और सिंचाई के रूप में भी किया जा सकेगा। और इसीलिए
बांध को जो है वर्तमान में आधुनिक जल संरक्षण की विधियों के रूप में भी उपयोग में लाया जा रहा है। इसी प्रकार धौलपुर में एक नई परियोजना है सिलावट एनीकट परियोजना, वह भी इसी प्रकार से है जो कि आधुनिक जल संरक्षण की विधि के रूप में जानी जाती है। और शुष्क कृषि पद्धति जिसे हम बूंद बूंद सिंचाई पद्धति कहते हैं, टपकन पद्धति कहते हैं, फव्वारा पद्धति जिसमें राजस्थान की नर्मदा नहर विशेष रूप से जानी जाती है, इसी प्रकार जो है परवन परियोजना के अंतर्गत भी बूंद बूंद सिंचाई पद्धति यानी कि शुष्क सिंचाई पद्धति का प्रचलन शुरू किया गया है। तो इस कारण जो है यह शुष्क पद्धति, बांध और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो कि घरों में वर्षा के जल को संरक्षित किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम जल संसाधनों में जल स्तर को बढ़ा सकते हैं और साथ ही भूमिगत जल के स्तर को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है राजस्थान में आधुनिक जल संरक्षण की विधियां। तो अब हमें इन विधियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में राजस्थान में जल संरक्षण की विधियां हैं। तो आपको एक तो ये पता होनी चाहिए आधुनिक जल संरक्षण की विधियां कौन सी हैं, और दूसरी आपको ये पता होनी चाहिए कि परंपरागत जल संरक्षण की विधियां कौन सी। और आधुनिक और परंपरागत जल संरक्षण की विधियों के साथ साथ आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में भू जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति क्या है। और इन तीनों को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका यदि करंट से प्रश्न पूछा जाएगा यानी कि भू जल संसाधन के आकलन से प्रश्न आएगा तब भी हमारा सही हो जाएगा, और जल संरक्षण की विधियों से यदि प्रश्न आएगा तब भी हमारा क्लियर होगा। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने राजस्थान में जल संरक्षण की विधियां कौन सी है और राजस्थान में भूजल संसाधन की वर्तमान स्थिति क्या है उस पर हमने बात की। आगे हम इन विधियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।